नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ते हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में हिंदी का सेक्शन। और कल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि समास क्या होता है। तो मैंने कहा कि सम धन आस, इसका सम का मतलब समान और आस का मतलब बिठाना, इसका मतलब समान बिठाना। इसका मतलब है कि अगल बगल बिठाना, किन्हीं दो शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों को और या पूरे के पूरे बीच के पदों को गायब करके दोनों पदों को आपस में बिठा देना, आसपास बिठा देना ही समास कहलाता है। और उसी समास में जब विभक्ति चिन्हों या विभिन्न पदों का जब समावेशन कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है समास विग्रह। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि समास के, अगर आपसे पूछा है समास के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, आप बोलेंगे 6। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। परंतु ये अगर आपसे पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर, देखिए मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास से कितने भेद होते हैं, तो आप कहते हैं 4। मैंने कहा कौन कौन? तो आपने कहा प्रथम पद प्रधान समास, आपने कहा द्वितीय पद प्रधान समास, आपने कहा दोनों पद प्रधान समास, या आपने कहा अन्य पद प्रधान समास, या कोई पद प्रधान नहीं समास। ठीक है, तो आज हमने पिछली क्लास में हमने यहाँ तक बताया था। बस एक चीज़ मुझे और यहाँ पर बतानी थी, आप लोग क्लियरली थोड़ा समझिएगा कि प्रथम पद प्रधान समास तो आपका हो गया अव्ययी भाव समास। द्वितीय पद प्रधान समास में पहले हुआ करता था केवल तत्पुरुष समास, परंतु तत्पुरुष समास में क्या हुआ बेटा कि तत्पुरुष समास में जब वेटेज बढ़ने लगा, संख्या वाले शब्द भी इसी में आने लगे, ठीक है, विशेषता वाले शब्द भी इसी में आने लगे, और इसके व्यक्तिगत विभक्ति वाले शब्द तो इसमें आते ही आते थे। तो जब तत्पुरुष समास का बेटा वेटेज बढ़ने लगा, जब उसका भार बढ़ने लगा, तो हमारे व्याकरणाचार्यों या जो भाषाविद थे उन्होंने क्या किया कि तत्पुरुष समास के बेटा दो भेद कर दिए। उन्होंने कर दिया कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये जब कर्मधारय और द्विगु चूंकि इसके भाग ही होते हैं तो इनको भी हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय पद प्रधान समास हो गया कर्मधारय समास और द्विगु समास। अगर बात करें दोनों पद प्रधान समास की तो केवल एक ही होता है द्वंद्व समास, और अन्य पद प्रधान में बात करें तो होता है बहुब्रीहि समास। तो ये बात थोड़ी सी मैंने आपको लिखी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये क्या होते हैं, तो ये मेरे बालक होते हैं पद की प्रधानता के आधार पर समास। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने कल इसको लिख लिया होगा, फिर भी एक बार समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा था। चलिए मैं साफ करता हूँ और आगे बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे? तो अव्ययी भाव समास की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। और बच्चों का फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा बच्चे कमेंट करते हैं, कई लोग पर्सनल कमेंट भी करते हैं कि सर जो आपका हिंदी का स्टाइल है बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हमको भी बहुत खुशी है कि चलिए हम जो कर रहे हैं काम वो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये भी खुशी रहती है कि चलिए उससे आप लोगों को भला हो रहा है। तो आप लोग अपना कर्तव्य पूरा करिए और हम अपने कर्तव्य पथ पर तो लगे ही लगे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। जहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं अव्यय, अव्ययी भाव समास में एक शब्द आता है अव्यय, और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, और एक इस भाव आ गया एक भाव। अव्यय का मतलब अभी हमने आपको नहीं बताया, सुन लीजिए। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द, क्या होता है? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द। अब देखो अव्यय का अगर हम देखना चाहें तो लिखा हुआ आ और धन व्यय। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक का मतलब होता है आ और दूसरे का मतलब होता है व्यय। आ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्चना या खर्च होना। अब ऐसा शब्द जो कभी खर्च नहीं होता उसको क्या कहते हैं? व्यय। अब खर्च होना क्या होता है? तो खर्च होने का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? खर्च होने का मतलब होता है प्यारे बच्चे परिवर्तन। ऐसा शब्द जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको कहते हैं अव्यय शब्द। अच्छा, परिवर्तन क्या होता है? देखिए हमारे जो हिंदी भाषा होती है इसमें शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, काल, कारक, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, वे खर्च होते हैं। तो अब बताओ अव्ययी भाव क्या होगा? ऐसा शब्द
जो अव्यय से मिलकर के बनता है और भाव किसका देता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास में जो भाव होगा वो भी ऐसा भाव होगा जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि जो अव्ययी भाव समास बनेगा उसमें एक पद क्या होगा, अव्यय जरूर होगा, एक शब्द अव्यय जरूर होगा। और अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बदलते नहीं हैं, उनको हम कहते हैं अव्यय शब्द। ठीक, देखिए उनको हम कहते हैं अव्यय शब्द। इसका मतलब इस समास में अव्यय शब्द जरूर होंगे। अव्ययी भाव समास ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा हो। तो इसकी परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चे, उसको भी लिखते जाओ। इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है, लिखते जाते हैं। देखिए मैंने आपको 20 बार कहा है कि मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो आराम आराम से है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें आराम से पढ़ाऊँ, देर लगेगी लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें ईजिली मैं आपके दिमाग तक पहुँचा पाऊँ, यही मेरा प्रयास है। तो हम चीज़ों को क्या करेंगे, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हमें कहीं की जल्दी नहीं है। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं एक दिन में 4 से 5 वीडियो देकर भी आपका कोर्स ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो लिखिए वह समास जिसका प्रथम पद या ये भी कह सकते हैं, देखिए प्रथम पद ना कहिए क्योंकि अभी जब मैं आपको इसमें टाइप पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसमें लिखते हैं जिसका एक पद। अब ये बात तो आप जानते हैं कि जो समास से संधियाँ होती हैं 2 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, 2 पदों से मिलकर बनी होती हैं। तो एक पद या शब्द, एक पद अव्यय तथा दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है। दूसरा पद कोई संज्ञा शब्द होता है। अव्ययी भाव समास तथा दोनों मिलकर। अच्छा, दोनों भाव कैसा देंगे, दोनों अर्थ कैसे देख आप देख रहे होंगे, दोनों किसका अर्थ देते हैं, तो अव्यय का अर्थ देते हैं। तो अव्यय का मतलब होता है उनका जो अर्थ भी होगा उसमें भी आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और जो शब्द होगा उसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप लिंग के हिसाब से परिवर्तन, उसको मेल से फीमेल में नहीं चेंज कर सकते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें वचन नहीं बदल सकते, मतलब एक वचन से 2 वचन उसको नहीं कर सकते हैं। बाकी समासों में आप देखेंगे कि आप ये काम बेहतरी से कर पाएंगे, लेकिन जो अव्ययी भाव समास होगा प्यारे बच्चे उसमें आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तथा दोनों मिलकर अव्यय के भाव का या अव्यय के अर्थ का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उन शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अव्ययी भाव समास कहलाते हैं या उसमें अव्ययी भाव समास होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर पहला नंबर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा यथा क्रम, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यथा शक्ति, फिर हो जाएगा यथा मति, ऐसे हो जाएंगे। अगला क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं पेट भर, दिन भर, आप ऐसे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अगर हम यथा की बात करें, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ यथा। यथा क्या है, तो यथा होता है एक अव्यय और क्रम होता है एक संज्ञा। यथा होता है एक अव्यय और शक्ति होता है एक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। शक्ति क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। यथा होता है एक अव्यय और मति का मतलब बुद्धि क्या होती है, यह भी भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखाया हुआ है, इस समास का एक पद प्रथम पद प्रधान होता है। कैसा होता है, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये कैसा है, तो ये एक बच्चे एक और बात आगे लिख लेंगे, यह प्रथम पद प्रधान समास है। समझे कि नहीं,
या प्रथम पद प्रधान समास है। और फिर उसके आगे ये भी आप परिभाषा तो समझ ही गए। तो यहाँ पर आप एक बात ये देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसमें एक क्या है, एक अव्यय है और दूसरा क्या है, कोई ना कोई एक संज्ञा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ अव्यय और संज्ञा दोनों चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अब बात आती है इसका समास विग्रह कैसे करेंगे। तो देखिए यथा का मतलब होता है के अनुसार। यथा का क्या मतलब होता है, के अनुसार। तो जिसके आगे अब देखो लिखा है क्रम, यथाक्रम, तो इसका विग्रह हो जाएगा क्रम के अनुसार। ये लिखा हुआ यथा शक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ। यथा का मतलब होता है के अनुसार और शक्ति का मतलब शक्ति, तो शक्ति के अनुसार। आगे लिखा हुआ यथा मति, तो क्या हो जाएगा मति के अनुसार। अरे समझे कि नहीं समझे। जैसे आगे लिखा हुआ पेट भर, तो इसका विच्छेद हो जाएगा पेट भर कर। समझे कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है दिन भर, तो दिन, तो इसका क्या हो जाएगा, दिन भर का मतलब होता है सारा दिन। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, सारा दिन या संपूर्ण दिन या दिन भर, ऐसा भी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल। तो आपने ये समझा कि जो अव्ययी भाव समास होता है ये प्रथम पद प्रधान समास होता है। देखो इसमें सब में प्रथम पद प्रधान है, और प्रथम पद प्रधान का मतलब क्या होता है, यथा देखो अपनी जगह पर है, क्रम बदल, यथा अपनी जगह पर है, शक्ति बदल है। इसका मतलब प्रथम पद कैसा है, प्रधान है, और द्वितीय पद प्रधान नहीं है, तभी तो बदल रहा है। अगर ये प्रधान होता तो अपनी जगह पर होता, चूंकि प्रधान नहीं है इसीलिए बार बार ये बदल रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा समझे। अब देखिए होता ये है बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप एक बात ये देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर पहला पद अव्यय है। ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। कर लिया। अब देखिए आगे की बात सुनिए, इतना हटाते हैं। देखिए देखिए देखेंगे। अब बच्चे बड़े ध्यान से देखना। जैसा कि हमने दो एग्जाम्पल अभी अभी लिखे थे। हमने पहला एग्जाम्पल लिखा यथा शक्ति, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पर दिन भर। अब आप सब जानते हैं कि दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, तो दोनों एग्जाम्पल हैं अव्ययी भाव समास के। पर इसमें आप देख रहे हैं कि इसका प्रथम पद क्या है, तो आपने कहा सर जी इसका प्रथम पद है अव्यय, और दूसरा पद क्या है, तो आपने कहा सर जी दूसरा पद है कोई संज्ञा। ठीक। परंतु जब आप इस एग्जाम्पल में हैं तो आपने कहा कि दिन क्या होता है, तो आपने कहा सर जी प्रथम पद है संज्ञा और द्वितीय पद है कोई अव्यय। अरे समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा डीप है लेकिन आप समझिए। पहला पद है कोई अव्यय और दूसरी पद है संज्ञा, बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद है संज्ञा और दूसरा पद क्या है, अव्यय है। तो इसी के आधार पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है और द्वितीय पद कोई संज्ञा होती है, तो इसको गलत कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रथम पद में संज्ञा आ सकती है और द्वितीय पद में भी अव्यय आ सकता है। और इसमें क्या होता है कि प्रथम पद में अव्यय और द्वितीय पद में भी संज्ञा हो सकती है। तो चूंकि ये दो टाइप के उदाहरण इसमें आया करते थे, तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने अव्ययी भाव समास को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांट दिया समझिएगा। तो दो भागों में जो बांट दिया, इसको मैं हटा देता हूं। ये समझ गए ना कि संज्ञा कभी पहले कभी अव्यय पहले। इसी के आधार पर अव्ययी भाव समास को प्यारे बच्चों दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, और द्वितीय भाग को कहा गया नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। समझिएगा, एक को कहा गया अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, एक को कहा गया कि नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब देखिए जो नाम होता है ये संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश की भी आप परिभाषा देखें तो नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम मतलब संज्ञा एक नाम है। किसका नाम है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग।
और फीलिंग सिचुएशन। इसका मतलब है संज्ञा और कुछ नहीं है, केवल क्या है, तो केवल एक नाम है। देखिए प्यारे बच्चे, संज्ञा को नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी प्रकृति में संज्ञा की हिंदी में परिभाषा होती है, प्रकृति में उपस्थित वे सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, सब की सब संज्ञा होती हैं। और प्रत्येक जो पृथ्वी में प्रत्येक वस्तु जो उपस्थित है उसका हमने कुछ ना कुछ नाम संबोधन के लिए जरूर दिया है, इसलिए जो नाम होता है उसी को ही संज्ञा कहते हैं। इसलिए नाम पद पूर्व मतलब ऐसा अव्ययी भाव समास जिसके प्रथम पद में क्या हो, संज्ञा हो, और द्वितीय पद में क्या हो, अव्यय हो। यहाँ अव्यय पद पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अव्यय पद का मतलब अव्यय पद, तो ऐसा अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पद पे क्या हो, अव्यय हो। तो लिख देते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख लेते हैं बेटा कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय हो तथा द्वितीय पद संज्ञा हो, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय पद पूर्व। देखो इसमें अव्यय पद पूर्व है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात हम करें इसकी, इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जिसका प्रथम पद संज्ञा हो तथा द्वितीय पद अव्यय हो, तो वो हो जाएगा नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अब बस बात इतनी है, बस दोनों के एग्जाम्पल देखते हो। तो आपको मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चे, अगर कभी भी आपको पहले अगर कभी अव्यय मिल जाए, बाद में संज्ञा मिल जाए, तब भी अव्ययी भाव समास, और पहले अगर संज्ञा मिल जाए और बाद में अव्यय मिल जाए तब भी अव्ययी भाव समास। अब नॉर्मल किताबों में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा में लिखा हो गया प्रथम पद प्रधान समास है, इसका प्रथम पद कोई अव्यय तथा द्वितीय पद कोई संज्ञा होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों तरीके से ये सही होता है। अब इसके लिए हम आपके सामने एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर आप लिखेंगे यथा अनुसार। इसमें क्या लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप क्रमानुसार। इस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यथार्थ, यथार्थ। इसमें आप लिखेंगे यथार्थ। इसमें आप लिख सकते हैं यथा योग्य। क्या लिख सकते हैं, यथा योग्य लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं यावत जीवन। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यावत जीवन। आप लिख सकते हैं यावत जीवन, या बड़ा लगा देते हैं, यावत जीवन आप बना सकते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं पेट भर, जीवन भर। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इससे एग्जाम्पल थे, मतलब हैं तो दोनों अव्ययी भाव समास के, ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप बेहतर कैसे सोच सकते हैं अव्ययी भाव समास में, कितना आप डीप जा सकते हैं, इसके लिए आपको इनका नॉलेज होना अति आवश्यक है। कई बच्चों का मेरे को मैसेज आया कि क्या सर ये सीटेट में आएगा? बेटा सीटेट और यूपी टेट की बात नहीं, अगर आपको जीवन में किसी प्रकार का टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, आपको किसी भी प्रकार का टेट देना है, अगर आप संपूर्ण हिंदी को पढ़ते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जीवन में किसी भी टॉपिक में आप कहीं का एग्ज़ाम देने जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वहाँ से आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी ही तैयारी करवाऊँगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ लो केवल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला पद क्या है, तो पहला पद कोई अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है। पहला पद अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा है। पहला अव्यय दूसरा संज्ञा, पहला अव्यय दूसरा संज्ञा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पहले लिखा हुआ है क्रम, फिर लिखा अनुसार, पहली संज्ञा दूसरा अव्यय, पेट संज्ञा और दूसरा अव्यय, जीवन संज्ञा और दूसरा भर क्या है, अव्यय है। अब इसका अगर आप कहें कि हमें विच्छेद बताइए, तो विच्छेद कैसे लिखेंगे? जैसे सबसे पहले विच्छेद हम आपको बताते हैं, यावत जीवन, ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन हमेशा से रहा है, तो यावत जीवन में आप लिखेंगे जीवन
पर्यंत। क्या लिखेंगे? जीवन पर्यंत। ठीक है। अगर कहें यथानुसार तो हो जाएगा यथानुसार, जैसा होता है उसी के अनुसार। इसमें होता है जैसा हो उसी के अनुसार। यथार्थ, यथा धन अर्थ, तो मतलब अर्थ के अनुसार हो जाएगा, अर्थ के अनुसार। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यथा योग्य, तो हो जाएगा योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। ठीक है। अब जैसे क्रमानुसार हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा भी विच्छेद वही होगा, क्रम के अनुसार, तो हो जाएगा क्रमानुसार। ऐसे ही क्या हो जाएगा आगे, पेट भर में क्या हो जाएगा? पेट भर कर। और जीवन भर में हो जाएगा जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा? हो जाएगा जीवन पर्यंत। ऐसे जीवन पर्यंत इसमें भी हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके संधि, इसके हो जाएंगे समास विग्रह। ऐसे इसके विग्रह लिखेंगे और ऐसे इसको पहचानेंगे। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आई। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात करें। हो गया? अब देखिए आगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा, आपको लगेगा कि जैसे ये हमने हाई लेवल पढ़ा दिया। अरे नहीं बच्चे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव समास आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। अब देखिए एक जो नया ट्रेंड आया है, वो आप नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखना क्या है, देखिए अब जो नया क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, कहते हैं कि अगर कभी भी किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए, अगर कभी किसी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए या किसी अव्यय की। देखिए अभी हम जो अव्ययी भाव समास लिखा है, हमने इसमें आपको दो बातें बताई कि प्रथम, या तो प्रथम पद अव्यय द्वितीय पद संज्ञा, या प्रथम पद संज्ञा द्वितीय पद अव्यय। इसका मतलब इसमें या तो अव्यय है या तो संज्ञा है, दो ही चीज़ों से मिलकर के बन रहा है। उसी के आधार पर कह दिया गया यदि कभी संज्ञा, यदि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, या अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। देखिए कैसे, देखिए अब देखो एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्पल, देखो पूछा जाता है घर घर, आपसे पूछा जाएगा दिनों दिन, रातों रात, गली गली। आपसे पूछा जाएगा रातों रात, गली गली। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, फिर आप आ जाइए, फिर आपसे पूछा जाएगा, देखो इतना हो गया। अब ये क्या है, घर है संज्ञा, ये भी संज्ञा है, दिन संज्ञा, दिन संज्ञा, रात संज्ञा, रात संज्ञा, गली गली, दोनों संज्ञा है। तो देखो संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब किसी एक चीज़ का दो बार आ जाना, इसको द्वित भी कहते हैं और पुनरावृत्ति भी कहते हैं। फिर देखो अव्यय में आएगा आपको कभी कभी में समास बताइए, आपको आएगा अभी अभी में समास बताइए, तभी तभी में समास बताइए, तभी तभी में समास बताइए। तो अगर कभी भी संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए या कभी अव्यय शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर बताइए कि इसमें कौन सा समास होता है, तो आप आंख मीच करके कहेंगे कौन सा समास होता है, तो आप कहेंगे इसमें अव्ययी भाव समास होता है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे कह दिया जाए कि यह आजकल घर घर की बात है, और घर घर में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे अव्ययी भाव। अगर बात किया जाए इसके विग्रह की, तो हो जाएगा घर घर का मतलब प्रत्येक घर। अगर बात की जाए दिनों दिन,
जैसे वह दिनों दिन अमीर होता जा रहा है, इसका मतलब दिन ही दिन में, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, दिन ही दिन में। अब जैसे लिखा है कानो कान, जैसे लिखा हुआ है रातों रात, एक और लिख लो कानो कान। जैसे कहते हैं कि कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी को, ये काम भी हो जाना चाहिए, कानो कान, ठीक है। रात दिनों दिन, जैसे लिखा हुआ है रातों रात, तो कहते हैं कि वो दिन रातों रात माला माल हो गया, तो हो जाएगा रात ही रात में, ठीक है। इसलिए गली गली, तो हो जाएगा प्रत्येक गली। जैसे कहते नहीं है, गाना सुना होगा आपने मोगली का, गली गली बात चली है, वही चीज़, गली गली मतलब प्रत्येक गली। और बात करते हैं कानो कान, इसका मतलब है कान ही कान में। कहते हैं कि उसको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, मतलब कान ही कान में तक खबर ना हो, सामने कहने की तो बात ही छोड़ दो, कान ही कान में खबर नहीं होनी चाहिए। बताइए समझे कि नहीं समझे हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कभी कभी, तो हो जाएगा कभी कभी का विच्छेद क्या हो जाएगा, कभी कभी का मतलब होगा कि कभी कभी का मतलब हो जाएगा कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इसका मतलब है कभी कभी का क्या हो सकता है, पहले बच्चों बताइए। कभी कभी, आज जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए, देखिए ये एग्जाम्पल तो नहीं पूछे जाते हैं, पर अगर पूछ लिया जाए तो आपको लिखना भी है। एग्जाम्पल पूछा जाता है जैसे धीरे धीरे, कौन सा, धीरे धीरे, धीरे धीरे में क्या लिखेंगे, धीरे धीरे में आप लिखेंगे अत्यधिक धीरे, क्या लिखेंगे, जैसे हो जाएगा जल्दी जल्दी, जैसे हो जाए जल्दी जल्दी, जैसे वह जल्दी जल्दी चल रहा है, जल्दी जल्दी में क्या हो जाएगा, अत्यधिक जल्दी, अत्यधिक जल्दी। और अभी अभी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल अभी, क्या हो जाएगा, बिल्कुल अभी। अभी अभी में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अभी। तभी तभी का मतलब बिल्कुल तभी, बिल्कुल तभी। और कभी कभी का मतलब बिल्कुल कभी, बिल्कुल कभी। अरे बात समझे कि नहीं समझे। तो मैंने आपको ये बताया, ये नोट पॉइंट में लिखना, यदि किसी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए या कभी किसकी पुनरावृत्ति हो जाए, या कभी किसी अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, वहाँ भी आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। और ये जो चीज़ है, ये एग्जाम का इस समय करंट का क्वेश्चन है, और आपको हमेशा और हमेशा इसको याद रखना है। घर घर, दिनों दिन, रातों रात, गली गली, कानों कान, ठीक है, पास पास, दूर दूर। तो अगर कभी भी कोई भी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो तो तब भी आपको लिखना है अव्ययी भाव समास। और अगर कभी भी किसी भी अव्यय की, अव्यय कितने प्रकार के, 4, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, कोई भी अव्यय की पुनरावृत्ति हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी कैसा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज़ आती है नोट पॉइंट में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। कर लिया। अब देखिए एक बात और आती है, वो कौन सी बात है आप लोग समझेंगे अभी। देखिए, कुछ अरबी और फारसी भाषा के और कुछ संस्कृत भाषा के ऐसे उपसर्ग हैं जिनको अगर किसी भी शब्द के सामने लगा दो प्यारे बच्चे तो वो बन जाते हैं अव्ययी भाव समास। कौन कौन से, एक है बा और एक है बे। बा और बे, अगला है निर, फिर है नी और फिर है निस। देखिए हमने यहाँ पर 5 उपसर्गों की बात की है, बा, बे, निर, नी और निस। अगर इन 5 उपसर्गों को उपसर्ग कहाँ जोड़े जाएंगे, तो किसी भी शब्द के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग किसी शब्द के पहले किया जाए, तो उस शब्द में अव्ययी भाव समास होता है।
समझे कि नहीं समझे? देखिए ये भी एक नई बात है कि अगर बा, बे, निर, नी और निस उपसर्गों का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले हो गया हो और वो आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस शब्द में कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे अव्ययीभाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या आएगा देखिए, तो हो जाएगा बेदाग। क्या हो जाएगा? बेदाग। हो जाएगा बखूबी। कौन सा? अगला एग्जाम्पल है बखूबी। फिर है बेपरवाह। क्या है? बेपरवाह। फिर अगला है बेवफा। क्या है? बेवफा। फिर है बेमुराद। मुराद नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे बेजान। बेजान। ठीक, तो ये तो हो गए बे वाले शब्द। अब कुछ ले लेते हैं निर और निस वाले। तो हमने लिखा तो हो जाएगा निर्विवाद। क्या हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा निर्विवाद। और क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निडर। क्या हो जाएगा? निडर। तो आदि एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि जब भी आपको बा या बे या निर, नी, निस आदि उपसर्ग आपको किसी भी शब्द के पहले लगे मिले और आपसे अगर पूछा जाए प्यारे बच्चे कि बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा, कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे इसमें अव्ययीभाव समास होगा। अब बेदाग जैसे, तो अब इनके आप क्या समझ लीजिए? विग्रह समझ लीजिए। जहां पर बे लग जाता है उसका मतलब होता है रहित या बिना। जो बे होता है प्यारे बच्चे, ये हमेशा कैसा उपसर्ग होता है? तो बे उपसर्ग जिसके साथ में लगता है उसको नकारात्मक भाव में हमेशा ले जाता है। तो बेदाग का मतलब होता है बिना दाग का। बेपरवाह का मतलब होता है बिना परवाह का। इसका इसका जो विग्रह होता है बिना वफा। वफा का मतलब क्या होता है? वफा का मतलब होता है ईमानदारी या वफादारी। ईमानदारी। बिना वफा का या बिना वफा के। फिर लिखा है बेजान, मतलब बिना जान का या बिना जान के। अब बात करें बखूबी। अब देखो बा जहाँ पर लगता है वो किसी भी चीज़ में सकारात्मक चीज़ें जो बखूबी मतलब होता है खूबी सहित। बे का मतलब होता है रहित और बा का मतलब होता है सहित। बखूबी मतलब खूबी सहित और बेदाग मतलब दाग रहित या बिना दाग का। बेपरवाह का परवाह रहित या बिना परवाह का। ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें निर्विवाद, इसका मतलब है बिना विवाद के। निर्विवाद। निडर मतलब बिना डर के। बिना डर कि अब चाहे लिखिए डर रहित, चाहे लिखिए बिना डर के। ये बात भी आप लोग समझ गए। देखिए आज की क्लास में मैंने आपको केवल और केवल अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ाया है। बच्चे कभी भी ये मत सोचो कि ये टॉपिक लंबा हो रहा है। अगर आपके पास वक्त है तो प्यारे बच्चे हर एक चीज़ को अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट के तरीके, इमेज के तरीके बना के चलो। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि हर एक चीज़ को एक इमेज की तरीके, आप पानी के तरीके साफ करके चलेंगे, तो मेरा ये यकीन है और आप ये मान लीजिए कि आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तब पढ़िए जब पेपर आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो, ये गलत बात है। क्योंकि अगर पेपर का लेवल इधर उधर होता है तो आप फिर सफल हो ही नहीं सकते, आप उम्मीद छोड़ दीजिए। इसलिए अव्ययीभाव समास मेरा इतना लंबा पढ़ाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप देश की किसी भी टेट परीक्षा, किसी भी सुपर टेट, किसी भी राज्य में जाएं, अगर वहाँ पर हिंदी आती है तो फिर यहाँ से आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो पेशेंस के साथ आप पढ़िए। मैं आपको यूं ही ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ पर बा, बे, निर, नी, निस आदि उपसर्गों का अगर प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट करें, इसको आप देखें, समझें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बकाया जाने के पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप भी हमारे मोटिवेशन का ख्याल रखिए। तो आप अपने एंड से भी कुछ प्रयास करते जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए वीडियो में जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितना वीडियो अच्छा चलता है, उतना ही हमारा उत्साह दोगुना हो जाता है। और ये जो आप परिणाम देख रहे हैं इतना टाइट पढ़ाने का, इतना डीप पढ़ाने का, ये यही है।
अगर आप लोग उसको देखना बंद कर दें या आप लोग उसमें रिस्पॉन्स देना बंद करें तो हमारा भी मन नहीं होगा, हम भी सोचेंगे इतना डीप पढ़ा के क्या फ़ायदा जब बच्चा ऊपर का ही चाहता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप ऐसी जानकारी जानते रहेंगे। अब चलिए, नमस्कार है, जय हिंद।